इंडिया में रिलीजन और सिक्योरिटी का डिबेट कोई नया नहीं है। कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठता है, कभी पब्लिक ऑर्डर का और कभी फंडामेंटल राइट्स का। हर बार सवाल वही होता है कि क्या किसी एक धर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है या कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वली ट्रीट करता है। इसी बीच एक रीसेंट जजमेंट ने फिर से इस डिस्कशन को इग्नाइट कर दिया है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्टिकल 25 को इंटरप्रेट करते हुए कुछ स्ट्रॉन्ग और क्लियर ऑब्जर्वेशन दिए। अब कोर्ट ने खुद एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाई किया कि वो मुस्लिम्स को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दे रहे, और शायद इसी वजह से ये बात इतनी हाईलाइट हो रही है, क्योंकि ग्राउंड पे नैरेटिव्स अक्सर अलग बन जाता है। अब केस की बैकग्राउंड सिंपल लगती है, लेकिन इम्प्लीकेशंस काफी डीप है। एक पिटिशनर मुनाजिर खान ने ये एलिगेशन लगाया कि रमजान के दौरान उन्हें एक जगह पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, जहां वो क्लेम करते थे कि मॉस्क एग्जिस्ट करती है। उनका कहना था कि रमजान में नेचुरली ज्यादा लोग आते हैं और किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाना गलत है। यहाँ से एक फंडामेंटल सवाल खड़ा होता है कि क्या स्टेट लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर रिलीजियस गैदरिंग को लिमिट कर सकता है। कोर्ट में जस्टिसेस अतुल श्रीधरन एंड सिद्धार्थ नंदन ने पहले ही स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। उन्होंने सीधा कहा था कि मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक शार्प रिमार्क भी दिया था कि इफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एप्रीहेंड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, दे शुड ईदर रिजाइन और सीक ट्रांसफर। ये स्टेटमेंट अपने आप में काफी बोल्ड है, क्योंकि ये डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को क्वेश्चन करता है। लेकिन जब मैटर दोबारा सुना गया, स्टेट ने ये आर्ग्यू किया कि जो 20 लोगों की लिमिट वाली बात ऑर्डर में आई थी, वो एक्चुअली मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से आई। उन्होंने कभी ऑफिशियली ऐसा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया। अब कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेट आउट रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ऑर्डर ओपन कोर्ट में पास हुआ था और उस वक्त स्टेट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इससे एक चीज क्लियर होती है कि जुडिशियल रिकॉर्ड को कैजुअली चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी कंटेक्स्ट में कोर्ट ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी रेज किया था पहले हियरिंग में। Can Hindus be stopped from praying at home in groups? अब ये रिटोरिकल क्वेश्चन एक्चुअली पूरा डिबेट सिंप्लीफाई कर देता है। अगर आंसर नो है तो फिर किसी और रिलीजन के लिए भी नो ही होना चाहिए। यहाँ से इक्वलिटी का प्रिंसिपल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है। सबसे क्रूशियल पार्ट आता है आर्टिकल 25 का इंटरप्रिटेशन, जो कि राइट टू फ्रीडम से डील करता है। अब कोर्ट ने क्लियरली स्टेट किया कि देयर कैन बी नो इम्पेडिमेंट और एम्बार्गो विद रिगार्ड टू प्रेयर्स और रिलीजियस फंक्शन बीइंग कंडक्टेड विद इन द प्राइवेट प्रीमाइसेस ऑफ अ पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ फेथ ही बिलोंग्स टू। मतलब अगर आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में प्रेयर कर रहे हो तो स्टेट या कोई भी इंडिविजुअल बिना वैलिड रीजन के इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट लिमिटेशन भी क्लैरिफाई की। कहा कि आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट्स द राइट टू कॉन्ग्रीगेट फॉर वर्शिप, बट इट डज नॉट अकॉर्ड प्रोटेक्शन टू इंसाइटमेंट ऑफ वन फेथ बाय अनदर इन द गार्ब ऑफ प्रेयर। ये लाइन बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये क्लियर बाउंड्री ड्रॉ करती है। आपको वर्शिप का राइट है, लेकिन अगर आप उसके नाम पर दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट कुछ प्रोवोक करते हो तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है। और यहीं पर सबसे कंट्रोवर्शियल और हाईलाइटेड क्लैरिफिकेशन भी आता है, जहां कोर्ट ने खुद कहा कि दिस इंटरप्रिटेशन इज नॉट टू बी कंस्ट्रूड एज गिविंग एनी स्पेशल स्टेटस टू द अधेरेंस ऑफ द इस्लामिक फेथ इन इंडिया। अब ये स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में अक्सर नैरेटिव बन जाता है कि कोर्ट या लॉ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर कर रहे हैं। कोर्ट ने प्रोएक्टिवली ये डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। उन्होंने और भी एक्सप्लेन किया कि आर्टिकल 25 इज रिलीजन एंड फेथ न्यूट्रल। मतलब ये प्रोविजन किसी एक धर्म के लिए नहीं बना, बल्कि सबके लिए है, इवन एथिस्ट के लिए भी। कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया कि एक एथिस्ट भी इस राइट का यूज कर सकता है टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट दैट देयर इज नो गॉड। ये पॉइंट इंडियन सेक्युलरिज्म का एसेंस दिखाता है। अब कोर्ट ने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नेचर को भी एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स कॉन्ग्रीगेट इन मॉस्क फॉर द फ्राइडे आफ्टरनून प्रेयर, क्रिश्चियंस इन चर्चेस फॉर संडे मास, ज्यूज इन सिनागोग्स, और फिर कॉन्ट्रास्ट किया कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में फिक्स्ड कॉन्ग्रीगेशन डेज नहीं होते, ज्यादा फोकस फेस्टिवल्स पर होता है। ये ऑब्जर्वेशन किसी कंपैरिजन के लिए नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए था कि डिफरेंट रिलीजन्स के प्रैक्टिसेस अलग होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उन सबको अकोमोडेट करता है। अब कोर्ट ने और भी स्ट्रांगली बोला कि इट प्रोहिबिट्स एक्शंस एंड स्पीच हैविंग द प्रोपेंसिटी टू विटिएट पब्लिक ऑर्डर बाय पिटिंग वन रिलीजियस डिनोमिनेशन अगेंस्ट द अदर। यानी फ्रीडम एब्सोल्यूट तो है, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ये बैलेंस ही कॉन्स्टिट्यूशन का कोर है। अब कोर्ट ने स्टेट को डायरेक्शन दिया कि अगर कोई इंडिविजुअल या ग्रुप प्राइवेट प्रॉपर्टी में हो रही प्रेयर्स का ऑब्जेक्शन करता है तो स्टेट को उस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए और जरूरत पड़े तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। यानी सिर्फ इंटरफेयर ना करना ही नहीं, बल्कि एक्टिवली प्रोटेक्ट करना भी स्टेट की ड्यूटी है। अब कोर्ट ने इस केस में फैक्चुअल एस्पेक्ट भी देखा। फोटोग्राफ्स और एफिडेविट्स के बेसिस पर ये ऑब्जर्व किया गया कि जो स्ट्रक्चर है वो करंटली मॉस्क नहीं है।
ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मंदिर मस्जिद टाइप डिस्प्यूट का एंगल आ सकता था, लेकिन कोर्ट ने इसको एस्केलेट नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया और कहा कि सिंस वहाँ पहले से नमाज होती रही है तो प्रेयर्स कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ फोकस प्रॉपर्टी के रिलीजियस लेवल पर नहीं बल्कि प्रैक्टिस और राइट्स पर था। इस केस में एक और रेफरेंस आया प्रीवियस जजमेंट का, जहाँ कोर्ट ने होल्ड किया था कि किसी भी सिटीजन्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में प्रेयर कंडक्ट करने के लिए प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। ये प्रिंसिपल फिर से री-इन्फोर्स किया गया है। एंड में कोर्ट ने एक फिलोसॉफिकल नोट पर बात खत्म की, जो शायद इस जजमेंट का मोस्ट पावरफुल पार्ट है। द ग्लोरी ऑफ दिस रिपब्लिक लाइज इन हर रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ विद एवरी मेजर रिलीजन having coexisted for centuries in peace, harmony and mutual respect। ये सिर्फ लीगल स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक रिमाइंडर है कि इंडिया का फाउंडेशन डाइवर्सिटी पर बेस्ड है। तो फिर सवाल ये है कि इतने क्लियर क्लैरिफिकेशन के बाद भी ये स्पेशल स्टेटस वाली बात क्यों उठती है? आंसर शायद लॉ में नहीं परसेप्शन में छुपा है। जब भी कोई जजमेंट किसी कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में आता है, लोग उसे जनरलाइज कर देते हैं, लेकिन अगर आप इस जजमेंट को ध्यान से देखेंगे तो कोर्ट हर स्टेप पर ये एम्फेसाइज कर रहा है कि रूल्स सबके लिए सेम है। ये केस मंदिर वर्सेस मस्जिद का नहीं था, ये केस राइट्स वर्सेस रिस्ट्रिक्शंस का था। ये केस ये डिसाइड करने का नहीं था कि कौन सी जगह क्या है, बल्कि ये डिसाइड करने का था कि क्या स्टेट बिना सॉलिड रीजन के किसी को वर्शिप से रोक सकता है, और कोर्ट का आंसर क्लियर था कि नहीं। आखिर में मैसेज सिंपल है लेकिन पावरफुल। आप अपने घर में, अपनी प्रॉपर्टी में, अपने फेथ के अकॉर्डिंग प्रेयर कर सकते हो। स्टेट का काम आपको रोकना नहीं बल्कि प्रोटेक्ट करना है, लेकिन साथ ही आप अपने राइट्स का मिसयूज करके दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। ये जजमेंट एक तरह से रिमाइंडर है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक साइड का नहीं है, ये एक बैलेंस है जहाँ फ्रीडम भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। और शायद इसी बैलेंस को समझने का सबसे बड़ा चैलेंज है कोर्ट्स के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।